नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे और रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नव नियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि संधू जी के व्यापक कूटनीतिक अनुभव से दिल्ली की जनता लाभान्वित होगी। उनके मार्गदर्शन में राजधानी की प्रगति और जन कल्याणकारी पहलों में निरंतर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई। रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के सफल कार्यकाल के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। वायुसेना ने गुरुवार देर रात इसकी पुष्टि की। वायुसेना ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये Su-30 MKI विमान जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ। तलाशी अभियान जारी है। पायलटों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। फाइटर जेट नियमित उड़ान या मिशन पर था, तभी अचानक उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया। रडार से संपर्क समाप्त होने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को असम रवाना किया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल विमान की सटीक स्थिति और संपर्क टूटने की वजह का पता लगाया जा रहा है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर कोल्लम के आश्रम मैदान में वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु की 1925वीं ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वो इडुक्की के मैरियन कॉलेज में छात्रों से संवाद भी करेंगे। तो राहुल गांधी 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में उनका संबोधन भी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष 2 दिवसीय दौरे पर केरल आज पहुंच रहे हैं, जहां वो संवाद कार्यक्रम करेंगे और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दूसरे चरण में मुंबई पहुंचे हैं। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद वो दोपहर 2 बजे मुंबई आए। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक बैठकें, व्यावसायिक कार्यक्रम और छात्र संवाद शामिल है। राष्ट्रपति स्टब महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, भारत फिनलैंड बिजनेस इवेंट में भाग लेंगे और मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। उनके साथ फिनलैंड के जलवायु और पर्यावरण मंत्री, रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत दौरा है। इस दौरान वो मुंबई विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। यहां पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अकेले नहीं आए हैं, बल्कि कैबिनेट के कई मंत्री उनके साथ मौजूद है और ये भारत के दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के खिलाफ शिया मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद श्रीनगर के घंटा घर के आसपास सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रीनगर वासियों से अपील की गई है कि वे किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। तो देखिए, ईरान में अमदुल्ला खामनेई की मौत के बाद जो है
इसकी आग सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब जो है अलग अलग देशों में भी इसके लेकर विरोध शुरू हो गया है। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में भी कुछ स्थिति इसी तरह नजर आ रही है। श्रीनगर में खामनेई के मौत के विरोध में शिया मुसलमानों का गुस्सा जो है वो उबाल पर है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं वो श्रीनगर की है, जहां सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है ताकि जो शिया मुसलमानों का गुस्सा है वो उग्र रूप ना ले। जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। घंटा घर के आसपास जो है वो सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं ताकि खामनेई की मौत के बाद जो शिया मुसलमानों का गुस्सा है वो उग्र रूप ना ले और कोई भी अनहोनी की घटना ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने गुरुवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इजरायली सेना ने बताया कि जब ऐसी मिसाइल जमीन की ओर आती है तो उसका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और करीबन 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। इससे एक बड़े इलाके को खतरा हो सकता है। हालांकि हर छोटे बम का धमाका सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल जितना ताकतवर नहीं होता। यह साफ नहीं है कि ईरान ने ऐसी कुल कितनी मिसाइलें चलाई है, क्योंकि कई मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही गिरा दिया है। वहीं ईरान ने गुरुवार को बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी BAPCO पर मिसाइल से हमला किया। इससे रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। तो ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम तेहरान की दिखा रहे हैं, जहां ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। और इस मिसाइल को लेकर अब जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि एक साथ कई बम जो है वो ऊपर से गिराए जाते हैं और सीधे जमीन से टकराते हैं और टकराने के साथ ही फट जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 20 ऐसे जो है बम, छोटे छोटे बम जो है वो जमीन से टकराते हैं, फट जाते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। हर मिसाइल में जो है वो 20 बम रहते हैं। ऐसे कई मिसाइलें जो है वो ईरान ने इजराइल पर दागी है। बैलिस्टिक ये मिसाइलें होती है और इससे नुकसान जो है काफी होता है। हालांकि अभी तक यह आकलन नहीं किया गया है कि ये मिसाइलें कितनी थी और इससे कितना नुकसान हुआ है। और जंग का आज 7वां दिन है। किस तरह से तबाही मचा रहा है ईरान, ये तस्वीर के जरिए देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार ईरान की तरफ से दागी जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर 20 ऐसे बम होते हैं, छोटे छोटे बम होते हैं जो जमीन से टकराने के साथ ही फट जाते हैं और आसपास के काफी ज्यादा बड़े इलाकों में तबाही मचाते हैं। अब इजराइल इस पर क्या एक्शन लेगा और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये लगातार तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जंग जो है वो समाप्त होने की दिशा में नजर आता नहीं दिख रहा है। और हवाई यात्रा से जुड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि एतिहाद एयरवेज ने घोषणा की है कि आज से अबू धाबी और कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के बीच लिमिटेड कॉमर्शियल जो फ्लाइट्स है वो फिर से शुरू की जा रही है। एयरलाइन के मुताबिक शुरुआत में ये उड़ानें सीमित रूट्स और तय शेड्यूल के साथ संचालित होगी ताकि यात्रियों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य की जा सके। यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट शेड्यूल और जरूरी ट्रेवल्स गाइडलाइंस की जानकारी चेक करने की सलाह दी गई है। एतिहाद के इस फैसले से अब अबू धाबी से आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को लेकर अबू धाबी में जो एयरपोर्ट्स थे उसे बंद कर दिया गया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। अब धीरे धीरे फ्लाइट्स जो है वो शुरू हो रही है और इससे आवागमन की अब सुविधा बढ़ चली है। यानी जो अन्य देशों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें जाना जरूरी है, वो आ जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की गई है। ये कहा गया है कि अगर आप एतिहाद एयरवेज की जो कुछ उड़ानें हैं उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो फिर जो चुनिंदा रूट्स है उसकी क्या कुछ जानकारी है, कैसे
वहां से फ्लाइट्स जाएगी और एहतियात के तौर पर आपको क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, इन सब की जानकारी पहले ही होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो अबू धाबी जो एयरबेस से फ्लाइट शुरू की जा रही है वहां से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और एक राहत की खबर है कि जो फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी, अब जो लोग थे वो फंस गए थे, अपने वतन वापस आ पाएंगे। और इसके साथ ही अगर किसी को जरूरी है कहीं और जाना है तो वो भी अब आसानी से आ जा सकते हैं। और अमेरिकी विदेश विभाग ने कुवैत सिटी स्थित अपने दूतावास में कामकाज निलंबित करने की घोषणा की है। हालांकि किसी अमेरिकी कर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन विदेशों में रह रहे अमेरिकियों की सुरक्षा अमेरिकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुवैत के लिए यात्रा सलाह स्तर पर 3 पर बनी हुई है और अमेरिकी नागरिकों को आवश्यक होने पर देश छोड़ने की सलाह दी गई है। जो लोग सुरक्षित रूप से देश छोड़ नहीं सकते उन्हें वहीं सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। देखिए, अब कुवैत में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर कामकाज अब बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक ये बयान सामने नहीं आया है कि उनके दूतावास में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है या हमला किया गया है या जो उनके नागरिक है, जो अधिकारी है, उन्हें कुछ चोटें आई है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सरकार ने यह फैसला किया है कि कुवैत में जो अमेरिकी दूतावास है वहां कामकाज फिलहाल बंद कर दिया जाए। पिछले 7 दिनों से अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध चल रही है। अमेरिका और इजराइल की साझेदारी जो है वो ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी कई बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल पर दागी है। इस हमले को देखते हुए अब अमेरिका ने निर्णय लिया है, अमेरिकी सरकार ने निर्णय लिया है कि कुवैत में जो अमेरिकी दूतावास है वहां के कामकाज को निलंबित कर दिया जाए ताकि जो उनके अधिकारी है वो सुरक्षित रह सके। हालांकि अमेरिका ने अभी साफ तौर पर कहा है कि उनके किसी भी अधिकारी को किसी तरह की कोई चोटें नहीं आई है, घायल नहीं हुए हैं, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में एक पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में दौड़ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में पुलिसकर्मी की जान बच गई, लेकिन अगर उस समय सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होता तो ये बड़ा हादसा बन सकता था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे मामले को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इस तरह से लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, भरतपुर राजस्थान से यह खबर है जहां नशे में पुलिसकर्मी की कार जो है वो हादसे की शिकार हो गई। अब कहा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी इस तरह से, देखिए तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से नशे की हालत में है और कार जो है वहां पर गनीमत यह रही कि लोग मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह दीवान सिंह नाम का जो है पुलिसकर्मी है जो कि नशे की हालत में बताया जा रहा है। अब इसकी कार जो है वो हादसे की शिकार हो जाती है, लेकिन लोग वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं होता है। लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि एक पुलिसकर्मी आखिर किस तरह से ऐसी हरकत कर सकता है। ड्यूटी पर पुलिसकर्मी की लापरवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, आप नशे में ड्राइविंग का आरोप लगे हैं, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से जो कार्य हो रहे हैं वो आखिर सवाल जो है उनके ऊपर खड़े कर रहे हैं कि क्यों पुलिस जो है अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रही है। नशे में पुलिसकर्मी की कार हादसे का शिकार हो जाती है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम, भरतपुर राजस्थान की यह खबर है। तो देखिए, बड़ी खबर जो है आपको भरतपुर राजस्थान से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि नशे में धुत ड्राइवर किस तरह से कार की जो है स्पीड वो काफी ज्यादा थी
और डिवाइडर से टकरा जाती है। राजस्थान के भरतपुर का मामला है। पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक ही अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और इससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। लेकिन इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, पुलिसकर्मी की जान बच गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सड़क पर भीड़ होती तो फिर उस समय जो ये हादसा है वो काफी भयावह हो सकता था। और गुजरात के भरूच में शहर के 100 डिवीजन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 11 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय पीयूष परमार पर आरोप है कि उसने रात के समय परिवार के साथ सो रही नाबालिग से छेड़छाड़ की। परिवार की शिकायत के बाद डिवीजन पुलिस स्टेशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये गुजरात के भरूच का मामला बताया जा रहा है, जहां सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि आरोपी ने जब नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी उस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की और इसकी शिकायत जो है परिवार वाले ने सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और गुजरात के दीव में रहने वाले दीक्षित रमणीक भाई सोलंकी की ओमान में समुद्री क्षेत्र में हुए मिसाइल हमले में दर्दनाक मौत हो गई। दीक्षित वी जहाज कंपनी में कार्यरत थे और जिस जहाज पे वे ड्यूटी कर रहे थे उसका नाम जो है MKD VYOM तेल टैंकर बताया जा रहा है। हमले के वक्त वे जहाज पर मौजूद थे और इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार वालों का कहना है कि वे लगातार कंपनी से संपर्क कर रहे थे, लेकिन अभी तक दीक्षित के पार्थिव शरीर को भारत लाने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। परिवार ने सरकार से मांग की है कि दीक्षित का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वतन लाने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, ओमान में जिस तरह से मिसाइल हमले हुए हैं उसमें एक भारतीय की मौत हो गई है और इस मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का सरकार से गुहार उन्होंने लगाई है कि उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वतन वापसी की जाए। लगातार जो है इस हमले में कई लोगों की जानें जा रही है, उसमें कई भारतीयों की मौत भी हो गई है और इस दौरान जो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं उसमें ओमान में एक भारतीय की मौत हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और उनके पार्थिव शरीर को वतन लाने की अब कवायद तेज हो गई है। ऑयल टैंकर MKD VYOM पर हमला किया गया जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को भारत जल्द से जल्द लाया जाए ताकि वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो कर सकें। महाराष्ट्र के वर्धा में खुद को आयकर अधिकारी बताकर लोगों को ठगने की कोशिश करने वाले 2 फर्जी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रामनगर इलाके के श्रीनिवास कॉलोनी में पहुंचे इन दोनों ने खुद को आयकर विभाग का निरीक्षक बताकर एक घर में सर्वे कराने की बात कही और कथित पहचान पत्र और सर्च वारंट भी दिखाया। लेकिन घर के लोगों को शक होने पर स्थानीय युवा नेताओं को सूचना दी गई। उनकी सतर्कता के चलते पुलिस को बुलाया गया और दोनों संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, 2 फर्जी आयकर विभाग के अधिकारी जो है वो लोगों को ठगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान शक हुआ और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ यही 2 लोग शामिल हैं या फिर इनका पूरा गैंग संचालित है और आखिर कहां-कहां ये ठगी की वारदात को अंजाम दिए हैं। आयकर अधिकारी बनते हैं, फर्जी पुलिस अधिकारी बनते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। रामनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और एक विभाग का निरीक्षक खुद को बताता है, लोगों के पास पहुंचता है और इसके साथ
अब सवाल ये उठ रहा है कि इनके पास ना तो वारंट थी और ना ही पहचान पत्र, और इसके वजह से जो घर के लोग हैं जहां ये ठगने पहुंचे थे उन्हें शक होता है। उन्हें वो सबसे पहले वारंट मांगते हैं और इसके साथ ही आई कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन इनके पास ये दोनों ही चीजें मौजूद नहीं थी। नतीजा लोगों को शक होता है और लोग जो है इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किस गिरोह से जुड़े हुए हैं और आखिर अब तक किन किन लोगों को निशाना बना चुके हैं, कौन कौन से लोग इनके झांसे में आए हैं और कितने रुपए की अभी तक ठगी कर चुके हैं। गुजरात के जूनागढ़ से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। पार्टी के रीजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी भावेश कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कटारिया ने व्हाट्सएप के जरिए इस्तीफा भेजते हुए कहा कि पार्टी अब अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और एक कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया पर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं। भविष्य में कटारिया कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर चुके हैं। उनके इस कदम से जूनागढ़ क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, गुजरात में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका के तौर पर देखा जा रहा है। रीजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है आम आदमी पार्टी के कटारिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल उठाए हैं। कहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक पार्टी की तरह काम नहीं करके बल्कि एक कंपनी की तरह काम कर रही है और इसके जो लोग हैं उन पर भी सवाल उठाया है कि वो जो है अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी पार्टी को लेकर अब विचारधारा बिल्कुल ही बदलती नजर आ रही है। मेरा नाम भावेश कातरिया। मैं आम आदमी पार्टी में 2013 से लेके 2026 तक पार्टी में फ़िलहाल मेरा ओहदा प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी का था। इसके अलावा जूनागढ़ महानगर पालिका प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अलग अलग ओहदों पे काम किया है। राजीनामा देने का मुख्य कारण है आज जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी उनसे आम आदमी पार्टी विमुख हो रही है और विमुख हो चुकी है। और इसके बाद देखें तो 2022 से पहले की आम आदमी पार्टी और आज जो आम आदमी पार्टी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है ना, वो इनडायरेक्टली भाजपा को फ़ायदा करवाने के लिए काम कर रही है। और दूसरी बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि जो आम आदमी पार्टी है फिलहाल जो काम कर रही है वो कॉरपोरेट स्टाइल से काम कर रही है, टारगेट बेस से काम कर रही है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ऐसे ऐसे टारगेट देती है जैसे कॉरपोरेट में टारगेट मिलते हैं ना, इस तरह। और ये सब परिस्थिति देख के मैंने ऐसे सोचा कि ये कोई भविष्य, एक पार्टी के लिए भविष्य नहीं है। तो मैंने आज ईशुदान भाई गढ़वी को व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात के राजकोट में 3 मार्च को पेढ़ाला चौराहे के पास हुए एक भयानक सड़क हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजकोट पोरबंदर हाईवे पर एक लापरवाह कार ड्राइवर ने एक एक्टिवा और एक बाइक को टक्कर मारी और कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को गंभीर हालत में जूनागढ़ शिफ्ट किया गया। कार में देसी शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। उद्योगनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।